नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 12 जनवरी 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो है। वीडियो थोड़ा सा देर हो जाता है, ठंड बहुत ही ज़्यादा है इसलिए थोड़ा सा देर हो रहा है। कोई बात नहीं, मैं ठीक कर दूंगा इसको, समय को आप उसकी चिंता मत कीजिएगा। आज सारे न्यूज़ को पढ़ने से पहले हम लोग एक विशेष न्यूज़ से शुरू करेंगे, जो है एक गायक, महान गायक थे भारत के, जिनका नाम है राशिद खान। उनका डेथ हो गया था परसों, तो उनके बारे में ज़रा सा जान लेते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग न्यूज़ वगैरह पर आएंगे, आर्टिकल डिस्कस करेंगे। ओके, वैसे हेडलाइन क्या है आज का? हेडलाइन है कि 23-24 के लिए जो हमने डायरेक्ट टैक्सेज कलेक्ट करने का टारगेट रखा था 23-24 फाइनेंशियल ईयर के लिए, उसमें हमने टारगेट रखा था कि हमें जितना डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन करना है उसका 80% तक करीब में हमारे पास आ चुका है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में मैं बता चुका हूं पहले ही कौन कौन से टैक्स डायरेक्ट होते हैं। तो जैसे निगम कर हो गया है ना, उसके बाद से आप जो टैक्स भरते हैं वो हो गया। इसी तरह के टैक्स जो होते हैं जिसमें क्या होता है कि कराघात और करापात दोनों एक ही आदमी पर होता है, जिस पर टैक्स लगाया गया वही भरता है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब वही होता है। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जैसे आपने कोई बिस्किट खरीदा तो उस पर जो टैक्स लग रहा है, टैक्स वो दरअसल में देना किसी और को था, दे आप रहे हैं, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। सामान्य भाषा में समझा रहा हूँ, समझिएगा जरा। जबकि निगम कर, उसके बाद से आपके ऊपर जो लगता है टैक्स, वो सब के सब आपको ही पे करना पड़ता है और आप ही के ऊपर लगता भी है। कंपनियां जो टैक्स पे करती हैं वो भी सब डायरेक्ट टैक्स में ही आता है। तो कई बार यूपीएससी, बीपीएससी, स्टेट पीसीएस में क्या पूछ लिया जाता है डायरेक्ट, कि निम्न में से कौन कौन से डायरेक्ट टैक्स हैं और कौन से इनडायरेक्ट टैक्सेज होते हैं। तो उसको ज़रा ध्यान में रखिएगा। भारत में जो टैक्सेशन की प्रणाली है उसके बारे में मैंने चर्चा किया था। यहाँ पर क्या, यहाँ पर आय बढ़ने के साथ में टैक्स भी बढ़ता जाता है ना। जबकि कई सारे यूरोपीय देशों में क्या है, आय बढ़ने के साथ में टैक्स जो है वो कम होता जाता है। इसके पीछे ये क्या फिलॉसफी होती है? इसके पीछे की फिलॉसफी ये है कि इससे लोग प्रोत्साहित होते हैं आय ज़्यादा करने के लिए, कमाने के लिए। और जिनके पास ज़्यादा धन होता है तो धन को छुपाते भी नहीं हैं, काला धन वगैरह बनने की संभावना कम होती है। जिसमें क्या होता है कि ज़्यादा लोगों के पास पैसा है तो उनको कम टैक्स देना पड़ेगा, तो कोई अपना आय क्यों छुपाएगा। एक तो ये मोटिव होता है। दूसरा मोटिव होता है कि लोग प्रोत्साहित होंगे ज़्यादा से ज़्यादा आय अर्जित करने के लिए। जबकि भारत में क्या है, तो भारत में हमने मिक्स इकोनॉमी का रखा है कॉन्सेप्ट, समाजवादी और कैपिटलिस्ट दोनों का हमने कॉन्सेप्ट रखा हुआ है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जितना ज़्यादा जिसकी इनकम, उस पर उतना ज़्यादा टैक्स हम लगाते हैं, है ना। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि भाई जिनकी जितनी आय वो उतना टैक्स देंगे, वो देश निर्माण में उतना योगदान देंगे। गरीब वर्ग की रक्षा होता है, जो कम आय वाले लोग हैं उनसे सरकार टैक्स नहीं लेती है। और खर्च कहाँ पर किए जाते हैं टैक्स के पैसे, तो जो कम आय वाले लोग हैं उनको सहूलियत देने के लिए, उनको स्वास्थ्य, शिक्षा और सब्सिडी, इन सब चीज़ों को देने के लिए टैक्स का खर्च किया जाता है। अपने देश में ये है पैटर्न। बाकी इसमें आंकड़े हैं कुछ। इस बार का जो आंकड़ा है वो एक चीज़ और सुखद है उसमें, कि पिछले साल के डायरेक्ट टैक्स के कलेक्शन की तुलना में 19.4% ज़्यादा टैक्स कलेक्शन किया गया है पिछले साल की तुलना में। 22-23 के तुलना में इस साल किस में दिख रहा है कि 19.4% का ग्रोथ है। इतना वृद्धि हुआ है किसमें, तो डायरेक्ट टैक्सों के कलेक्शन में। डायरेक्ट टैक्स जितना ज़्यादा लिया जाता है ना आपकी इकोनॉमी में, और जितना अच्छा उसमें ग्रोथ होता है, ये कहीं ना कहीं देश की इकोनॉमी और देश की सोसाइटी के लिए भी ज़रूरी होता है। पूछिए कैसे? जब आप किसी को टैक्स पे करते हैं तो आप उससे सवाल करेंगे कि मेरे टैक्स का पैसा कहाँ पर खर्च किया जा रहा है। तो एक जिम्मेदार नागरिक बनते हैं। लेकिन टैक्स पे तब करेंगे जब बच्चों की नौकरी लगेगी। यहाँ तो नौकरी का ही अभाव है, तो टैक्स कैसे पे करेंगे, है ना। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्या है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स जो है उसने बताया कि जो पर्सनल टैक्स होते हैं, जो पर पर्सन देता है, जैसे आप अगर देते होंगे, आप अगर नौकरी में होंगे या कोई बिजनेसमैन देता है, तो उसमें 26.1% का ग्रोथ हुआ है। 26.11% का ग्रोथ हुआ है। ये हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है कि भाई लोग जो है वो अपना टैक्स जो है वो अच्छे तरीके से दे रहे हैं। तो ये कुछ डेटा है, आंकड़े हैं, जिससे हमें ये भी पता चलता है कि लोगों का पार्टिसिपेशन टैक्सेशन में बढ़ता जा रहा है। ओके, तो ये कुछ आंकड़ों को ध्यान में रखिएगा, बेसिक जो आंकड़े हैं। बाकी यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई है जिसके बारे में आपको बता देता हूँ कि ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन अमाउंट 17.18 लाख करोड़ के करीब में है, जिसमें 16.77% का लगभग में ग्रोथ दिख रहा है हमें, अगर नेट हम लोग देखेंगे तो। नेट
डायरेक्ट कलेक्शन आफ्टर रिफंड स्टैंड टू 14.70 लाख करोड़ के करीब में नेट डायरेक्ट कलेक्शन आफ्टर क्या होता है, तो रिफंड के बाद जो बचा है उसमें बताया गया है 14.70 लाख करोड़। तो ज़्यादा आंकड़ों मत फंसिएगा, बस एक चीज़ का ध्यान रखना है। किसका ध्यान में रखना है कि भाई ग्रोथ हो रहा है डायरेक्ट टैक्सेज में, पर्सनल टैक्स में भी और डायरेक्ट टैक्स में भी ओवरऑल ग्रोथ हो रहा है। ओके, अगला देखिए न्यूज़ क्या है। साउथ अफ्रीका ने, दक्षिण अफ्रीका ने इजराइल के ऊपर में जेनोसाइड का आरोप लगाया है यूएन के सामने कि इजराइल जो है वो गाजा पट्टी में जेनोसाइड कर रहा है। तो इसको लेकर इन दोनों देशों के बीच तसर शुरू हो गई है। यूनाइटेड नेशन में इजराइल को खड़ा किया जाएगा, उसके ऊपर सवाल जवाब किए जाएंगे यूएन के कोर्ट वगैरह में। तो बस यही था इसमें न्यूज़, इसमें तो और कुछ है नहीं चर्चा। बाकी इसके बारे में आपको बता चुका हूँ, ज़्यादा चर्चा में आएगा तो अगले वीडियो में इसको कर लेंगे। उसके बाद से एक मूवी है जिसको नेटफ्लिक्स से हटा दिया गया है, उसका नाम है अन्नपूर्णी। अन्नपूर्णी ये आपका नयनतारा की मूवी है। नयनतारा को जानते होंगे आप लोग, साउथ की एक्ट्रेस हैं। और इसमें वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद, और कुछ राइट विंग सही शब्द नहीं होता, दक्षिणपंथी जो संगठन है, उन्होंने आरोप लगाया था कि ये मूवी जो है वो क्या कर रहा है, तो बाइस्ड है। और मुझसे पूछे तो सच में बाइस्ड मूवी है। इस तरह की मूवी बनाते ही क्यों हो आप, जब आपको पता होता है कि लोगों का सेंटिमेंट का थोड़ा सा नुकसान होगा, तो इस तरह की मूवी नहीं बनानी चाहिए। बाकी इस मूवी के बारे में आपको नहीं बताऊंगा क्या है उसमें, नहीं तो आप भी गुस्सा होंगे। चलिए आगे देखते हैं, राशिद खान जी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। उस्ताद राशिद खान जो थे ये तानसेन के 31वीं पीढ़ी थे। तानसेन जी का तो नाम तो पता ही होगा आपको, जिनका जन्म बदायूं उत्तर प्रदेश में हुआ था। राशिद खान का प्रशिक्षण उन्हें उस्ताद निसार हुसैन खां व गुलाम मुस्तफ़ा खान ने प्रशिक्षित किया था। अब जो मैं लाइन बोलूँगा उसको नोट डाउन करके रख लीजिएगा, ये यूपीएससी से लेकर बीपीएससी तक में पूछा जा सकता है कि ये किस घराना से संबंधित थे। घराना क्या होता है बंधुओं संगीत में, तो पुराने ज़माने के अलग अलग जो राज परिवार होते थे उनसे जुड़ा हुआ घराना है। सामान्य भाषा में समझा रहा हूँ अभी आपको, और इसमें डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारे घराने हैं। तो कोई किसी घराने से संबंधित होता था, उस सब की अलग अलग शैली होती थी दरअसल में गाने का। ठीक है, जैसे बिहार में अगर आप जाएंगे तो दरभंगा घराना भी है संगीत का, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, बनारस घराना भी है। इसी प्रकार से ग्वालियर घराना भी है संगीत का। लेकिन घरानों में डिवीजन आपको केवल और केवल भारतीय शास्त्रीय संगीत दो तरह के होते हैं। भारतीय क्लासिकल जो संगीत है हमारे वो दो होते हैं, एक होता है कार्नेटिक जिसको कर्नाटक संगीत भी कहा जाता है या इंग्लिश में कार्नेटिक कहा जाता है, और दूसरा होता है हिंदुस्तानी। क्या बोला मैंने, हिंदुस्तानी। एक होता है हिंदुस्तानी, ये नॉर्थ इंडिया में प्रचलित है। कार्नेटिक कहाँ कहाँ पर है, तो कार्नेटिक आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उसके बाद से कर्नाटक। इन तीन राज्यों में आपको मुख्य रूप से कार्नेटिक मिलता है। कार्नेटिक कहाँ कहाँ, दक्षिण भारत चले जाइए, द्रविड़ प्रदेश में कार्नेटिक आपको मिलता है। कार्नेटिक की खासियत ये होती है कि इसमें कोई घराना नहीं होता है, संपूर्ण रूप से एक ही तरह की गायन होती है इन सारे के सारे जगहों पर। द्रविड़ क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। जबकि हिंदुस्तानी शैली की खासियत क्या है कि इसमें घरानों में डिवीजन हुआ है, जैसे बनारस घराना, जैसे आपको दरभंगा घराना मैंने नाम लिया, जैसे ग्वालियर घराना, ये सब क्या है, संगीत के अलग अलग शैलियाँ विकसित हुई हैं किसमें, तो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कार्नेटिक संगीत में जाएंगे, संत त्यागराज का आपने नाम सुना होगा क्या, किसका, संत त्यागराज, यूपीएससी का पीटी का सवाल है भाई। संत त्यागराज ये किस घराने से संबंधित है, तो ये कर्नाटक घराने से संबंधित है। इनका नाम जरूर ध्यान में रखिएगा। अब देखिए राशिद खान जी के बारे में क्या बोला गया है। उप घराना भी होता था, घराना भी होता था। वह रामपुर सहसवान गायक आई गायन की शैली के प्रतिपादक थे। तो वह ग्वालियर घराने से निकटता से संबंधित रखते थे, ग्वालियर घराने से निकटता से संबंध था उनका। और उसके बाद से रामपुर सहसवान गायन शैली, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में अगर आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बताता हूँ। गाना सुना आपने जब वी मेट का, आओगे जब तुम वाला, तो वो इन्होंने ही गाया है। कितना बढ़िया गाना है वो, तो वो इन्हीं का गाया हुआ उस्ताद राशिद खान का है ना। तो इनको जरूर ध्यान में रखिएगा। इस प्रकार के गायन में मध्यम धीमी गति, पूर्ण गले की आवाज़ व जटिल लयबद्ध खेल शामिल होता है। बहुत ही कठिन होता है जिस तरह के राशिद खान जी गाते थे। और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में सबसे प्रमुख गायकों में से एक थे मॉडर्न एज में, आज के समय में। पुरस्कार 2022 में पद्म भूषण, बंग विभूषण, संगीत महासम्मान, 2006 में पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। भारतीय शास्त्रीय संगीत में मैंने बता ही दिया आपको, एक होता है हिंदुस्तानी और एक होता है कार्नेटिक। कार्नेटिक या कर्नाटक घराना कहा जाता है इसको, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब आज के आर्टिकल पर चलते हैं। आज का आर्टिकल देखिए किससे संबंधित है। आज का आर्टिकल संबंधित है द हिंदू में द हिंदू में आया था आर्टिकल 10 तारीख को। क्या था आर्टिकल का टॉपिक, जस्टिस फॉर बिल्किस बानो, क्वेश्चन ऑन रिमिशन।
इसको लेकर कहाँ पर आया था आर्टिकल, तो द हिंदू में आर्टिकल आया था, जिसमें जस्टिस को लेकर और बिल्किस बानो के केस को लेकर डिटेल में डिस्कशन किया गया। ये आपके पॉलिटी में सवाल पूछा जा सकता है, पीटी मेंस दोनों में। इस केस से तो सवाल नहीं पूछा जाएगा, इससे जुड़े जो फैक्ट्स हैं उससे आपका सवाल बन सकता है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में बिल्किस याकूब रसूल बनाम भारत संघ और अन्य मामले 2022 में बिल्किस बानो बलात्कार मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे 11 दोषियों को दी गई छूट या परिहार, इसी को रिमिशन कहा जाता है, को पलट दिया। उनको छूट दे दी गई थी, आपको पता ही है कि 2022 के अगस्त में उनको रिहा कर दिया गया था। उनकी सज़ा पूरे होने से पहले ही उनको रिहा कर दिया गया था। तो देखिए, अगर आप कानून में जाएंगे तो रिहा करना कोई जुर्म नहीं होता है, लेकिन रिहा करते समय इस चीज़ का ज़रूर ध्यान में रखा जाता है कि जिसको हम रिहा कर रहे हैं उससे समाज में क्या मैसेज जाएगा। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। और इनकी सज़ा भी पूरी नहीं हुई थी, अभी इनको रिहा कर दिया गया। रिहा करने के पश्चात इस पर सवाल खड़ा किया था चारों तरफ कि ये क्यों रिहा किया गया है। समाज में इससे अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। समाज में ये मैसेज जा रहा है कि आप बड़े से बड़े जुर्म करके भी जेल में जाते हैं तो आप छूट के आ जाओगे सुरक्षित तरीके से। ये मैसेज जा रहा था समाज में, सोसाइटी के अंदर। ये मैसेज जाना कहीं ना कहीं क्राइम को और इस तरह के मानसिकता रखने वाले लोगों को बढ़ावा देगा, जिससे क्या होगा, समाज का पतन होगा और किसी का कुछ नहीं जाएगा, समाज का पतन हो जाएगा। तो इसलिए इस तरह के केसेस को थोड़ा सा सेंसिटिव तरीके से डील करने की आवश्यकता है। गुजरात राज्य ने अपनी वर्ष 1992 के परिहार नीति रिमिशन पॉलिसी के आधार पर 10 अगस्त 2023 को परिहार प्रदान करते हुए इन दोषियों को रिहा कर दिया था। गुजरात सरकार ने राज्य के इस परिहार आदेश से पूर्व सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने निर्णय दिया था कि इस मामले में गुजरात राज्य उपयुक्त सरकार है, जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार परिहार प्रदान करने के लिए अधिकृत है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था, उस फैसले के बाद इसको रिहा कर दिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो उसका फैसला है उसमें उसने बताया, बहुत ही गहरा और गंभीर शब्द यूज कर लिया, मुझे नहीं पता उस शब्द का क्या प्रभाव पड़ेगा। उसने बोला कि फ्रॉड करके हमसे ये फैसला लिया गया। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, सुप्रीम कोर्ट के शब्द हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मास्टर नहीं कह रहा है। तो मैं आपको समझा देता हूँ पूरा मामला। हम देखिए, केस है, पॉलिटिकल चीज़ें इसमें ज़्यादा है, तो आप उसमें उलझेंगे तो उलझ के ही रह जाएंगे। आपको अगर तथ्य और फैक्ट को जानना है जो आपके एग्ज़ाम में काम आएगा, तो उसको ज़रा ध्यानपूर्वक पढ़ के आप आगे बढ़ जाइएगा, वरना इसमें पॉलिटिकल चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, उसमें आपको नहीं फंसना है। ओके, चलिए देखते हैं क्या है बिल्किस बानो मामले में हाल के मुद्दे क्या थे। तो बिल्किस बानो मामला असाधारण स्तर का अन्याय, इनजस्टिस फॉर एक्सेप्शनलिज्म, ये शब्द यूज किया किसने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। बहुत सारे लोग हैरान है कि सुप्रीम कोर्ट को हो क्या गया, इतने गहरे शब्द यूज कर रही थी। जहां सामूहिक बलात्कार और हत्या के 11 दोषियों को बिना अधिक सोच विचार के, यही मैंने बोला कि इस पर थोड़ा सेंसिटिव तरीके डील करने की क्यों जरूरत थी, क्योंकि समाज के लिए गलत मैसेज जा रहा था। बिना अधिक सोच विचार के दंड से परिहार प्रदान कर दिया गया। ये चीज यहां पर क्या था, इनजस्टिस, अन्याय हुआ है, असाधारण स्तर का अन्याय का संज्ञा दिया गया इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। बार बार मैं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से एक याचिकाकर्ता, पूर्व की एक खंडपीठ और गुजरात सरकार के बीच मिलीभगत का पर्दाफाश हुआ, जहां अवैध रूप से परिहार प्रदान किया गया। इसीलिए मैंने आपको बोला ना, फ्रॉड शब्द यूज किया था, ये अवैध रूप से शब्द यूज किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसलिए इस तरह के जो केस होते हैं ये एक्सेप्शनल होते हैं और इस तरह के सवाल पूछे जाने की भी संभावना ज़्यादा होता है, पीटी मेंस दोनों जगह पर, है ना। अब सारे के सारे हम लोग केस देखेंगे, थोड़ा सा डिटेल वीडियो जाएगा, लेकिन देखिएगा ज़रूर, और भी बहुत सारे न्यूज़ हैं आपके लिए, है ना। भारत का सबसे लंबा सी ब्रिज भी बना है, उसके बारे में भी जरा सा देखेंगे हम लोग। परिहार अनुप्रयोग क्षेत्राधिकार क्या है, रिमिशन एप्लीकेशन ज्यूरिडिक्शन। एक स्पष्ट कानूनी मिसाल मौजूद होने के बावजूद गुजरात सरकार ने कानून का उल्लंघन करते हुए महाराष्ट्र सरकार की शक्ति का अपहरण कर परिहार अनुप्रयोग पर अधिकार प्राप्त कर लिया। अब आपको लगा होगा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसमें कहाँ से आ गई। दरअसल में गुजरात दंगों के बाद जब इसमें सुनवाई होना शुरू हो गया था, तो याचिकाकर्ता के द्वारा ये मांग की गई थी कि गुजरात में चूँकि रूलिंग पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं हमें दिक्कत पैदा कर सकती है, इसलिए आप क्या कीजिए, तो इस केस को महाराष्ट्र ट्रांसफ़र कर दीजिए। इस केस को फिर महाराष्ट्र ट्रांसफ़र कर दिया गया था उस समय जांच पड़ताल के लिए, और किसके लिए, तो सुनवाई करने के लिए। इसे महाराष्ट्र सरकार भी इसमें क्या है, तो एक तरफ में वाद में शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात सरकार को परिहार प्रदान कर सकने के लिए समुचित सरकार एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मानने के पूर्व के निर्णय को अवैध करार देते हुए 11 दोषियों परिहार आदेश को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि गुजरात सरकार तो इसमें छूट दे ही नहीं सकती, परिहार दे ही नहीं सकती है, क्योंकि इसमें दरअसल महाराष्ट्र सरकार को ये छूट और परिहार देने की शक्तियाँ प्राप्त हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये बोला,
ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखें। क्यों बोला, पहले ही मैंने आपको समझा दिया क्यों बोला है उन्होंने। क्यों, क्योंकि महाराष्ट्र में ही इस पर सारा मुकदमा और सारा कुछ इस पर चला था, उस समय गुजरात में नहीं चला था। विधि का शासन बनाए रखने के लिए प्रशंसा, विधि का शासन बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट का प्रशंसा भी किया गया है। और साधारण अन्याय की स्थिति में विधि के शासन को बनाए रखने, कानून के समक्ष समानता को अक्षुण्ण बनाए रखने में न्यायिक समीक्षा के महत्व पर बल देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की प्रशंसा की जा रही है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार का अब जाके सही उपयोग किया है, बहुत पहले कर लेना चाहिए था, इसमें देर क्यों हुई पता नहीं। इस निर्णय के सख्त स्वर ने अवैधताओं और मिलीभगत को उजागर किया है, जिससे बिल्किस बानो को न्याय के इस संघर्ष में सांत्वना मिली है। बिल्किस बानो की सहनशीलता और उनकी सहनशीलता के बारे में बताया गया है कि दोषियों को रिहा कर दिया गया था और उत्सव का दृश्य था, बहुत सारे लोग माला पहनाकर स्वागत कर रहे थे इस तरह के दोषियों का। आप इमेजिन कर सकते हैं कि समाज कहाँ जा रहा था। तो ये मैसेज देना जरूरी था कि इस तरह के लोग समाज में खुले तरीके से घूम नहीं सकते हैं। परिहार या छूट क्या है, अब यहाँ से आपके पॉलिटी का हिस्सा शुरू हो रहा है, ध्यान से देख लीजिए, केस पूरा समझ में आ गया है आपको। फरलो और पैरोल ये दो तरीके के क्या है प्रावधान किए गए हैं। टेक्निकल टर्म है पॉलिटी में और कानून में, तो इसको ज़्यादा सीरियसली लेना नहीं, बस ध्यान में रखना। फरलो और पैरोल दो तरीके होते हैं किसी को जेल से छूट देने के लिए। परिहार के मामले में दंड की मूल प्रकृति को बनाए रखते हुए दंड की अवधि को कम करना शामिल है। प्रदत्त परिहार के परिणाम स्वरूप एक निर्दिष्ट रिहाई तिथि घोषित की जाती है, लेकिन रिहाई के शर्तों के उल्लंघन के मामलों में पूर्ण मूल दंड की पुनर्बहाली की जा सकती है। स्वतंत्रता और जवाबदेही को भी संतुलित करना। अब देखिए इसमें क्या है, परिहार की अवधारणा पर विचार करें तो यह है कि रिहाई की एक विशिष्ट तिथि घोषित करता है, लेकिन दोषी रिहाई के शर्तों का पालन करना अनिवार्य होता है, जहां उल्लंघन के मामले में इस परिहार को रद्द किया जा सकता है। ठीक है, शर्त के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप परिहार रद्द कर दिया जाता है, जिससे दोषी व्यक्ति को आरंभिक रूप से प्रदत्त दंड की पूरी अवधि गुजारनी होती है। स्वतंत्रता और जवाबदेही के बीच में यह नाजुक संतुलन परिहार की कानूनी गतिशीलता को आकार प्रदान करता है, जिसमें स्वतंत्रता और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को ध्यान में रखा गया है। आपको अगर बाहर छूट दिया गया है तो आप कुछ भी गलत हरकत नहीं कर सकते हैं। स्वतंत्रता के साथ जवाबदेही भी यहाँ पर सुनिश्चित की जाती है। ठीक है, पृष्ठभूमि क्या है, तो कारागार अधिनियम 1894 अंग्रेजों के जमाने का एक्ट, कारागार अधिनियम 1894 द्वारा शासित परिहार प्रणाली कैदियों के लिए मार्क्स प्रदान करने, दंड कम करने के नियमों की रूपरेखा तैयार करता है कि उन्होंने अगर अच्छा व्यवहार वगैरह किया है तो उनको हम दंड को कम करके उनको पहले छोड़ सकते हैं। इसी के आधार पर छूट दिया गया था कि इनको 11 दोषियों को कि बहुत अच्छा व्यवहार किया उन्होंने जेल में, इसलिए उनको छूट दे दो। ठीक है, न्यायालय जैसा कि केहर सिंह बनाम भारत संघ मामले 1989 सबसे सुटेबल केस है ये जानने के लिए, में स्पष्ट किया कि सुधार के सिद्धांतों पर प्रकाश डालते हुए कैदियों के लिए परिहार पर विचार करने के महत्व को बल देता है कि अगर सुधार हो रहा है, भाई जेल का मकसद क्या होता है आपसे अगर पूछा जाए तो जेल का मकसद उस व्यक्ति को समाज के मुख्य धारा से अलग करके उसमें सुधार लाने की कोशिश होती है, और अगर उसमें सुधार हो रहा है तो फिर उसको जेल में रखने का क्या मतलब बनता है। मैं दोनों तरफ की बातें करूंगा, बस आप ध्यान से सुनते चलिएगा, जजमेंट मत पास कीजिएगा मेरे पर कि मास्टर ये है वो है फलाना ठिकाना। मेरा काम है पढ़ाना ईमानदारी से, मैं वही करूंगा। ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको अंत तक। सुधार का सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल ऑफ रिफॉर्मेशन क्या है। यह रिहाई या मुक्ति की आशा नहीं है, यह अनुच्छेद 20 और 21 के तहत प्रदत्त संवैधानिक सुरक्षा उपायों के विरुद्ध होगा, जबकि किसी भी दोषी के पास परिहार या दंड से छूट का मूल अधिकार नहीं है। परिहार के लिए विचार किए जाने का अधिकार वैधानिक माना जाता है, जो प्रदत्त संवैधानिक सुरक्षा उपायों के अनुरूप भी है। ऐसा नहीं है कि कोई जेल में गया है तो जीवन भर उसी में रहेगा। अगर उसमें कुछ सुधार हो रहा है, जिसका मूल रूप से मकसद ही जेल का होता है, सुधार का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ क्या है तो रिफॉर्मेशन। अगर व्यक्ति में सुधार हो रहा है, उसको पश्चाताप हो रहा है और उसका व्यवहार में परिवर्तन देखा गया है, तो उसको पहले भी छोड़ा जा सकता है। संविधान के तहत उसको ये शक्तियाँ दी गई हैं संवैधानिक सुरक्षा के तहत कि भाई आप क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो बाहर आने के लिए। परिहार के मामले में कार्यकारी शक्ति और संवैधानिक सुरक्षा उपाय। परिहार के मामले में राज्य की कार्यकारी शक्ति को, जैसा कि हरियाणा राज्य बनाम महेंद्र सिंह मामले 2007 में प्रकट हुआ, व्यक्तिगत मामलों और प्रासंगिक कारकों पर विचार करना चाहिए।
महेंद्र सिंह मामला परिहार और संवैधानिक अधिकारों के बीच संतुलन को रेखांकित करता है कि किसी को छूट देना और संवैधानिक अधिकार के बीच में संतुलन को बनाए रखने में महेंद्र सिंह का मामला जो है वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कि किसी को छूट देने से पहले आप क्या करेंगे, व्यक्तिगत मामला और किस कारण से छूट दिया जा रहा है, इस पर जरूर आप अच्छे से ध्यान देंगे। ठीक है, अगला देखिए क्या महेंद्र सिंह मामले में ही कहा था न्यायालय व्यक्तिगत मामलों पर विचार करने की आवश्यकता पर बल देते हैं, जहां वे परिहार के मूल अधिकार की अनुपस्थिति को स्वीकार करते हुए भी इस पर विचार किए जाने के कानूनी अधिकार को सुनिश्चित करते हैं। कि ठीक है, मूल अधिकार में नहीं शामिल है परिहार को देना, छूट देना, लेकिन फिर भी आप इस पर विचार कर सकते हैं, ऐसा न्यायालय के द्वारा कहा गया था। ठीक है, अगला देखिए संवैधानिक प्रावधान क्या है। संविधान द्वारा राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को क्षमादान की शक्तियाँ दी गई हैं। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति महोदय को दिया गया है, जिसमें क्षमादान, प्राविलंबन, विराम या परिहार करने का अथवा दंडादेश के निलंबन, सस्पेंड, उसके बाद से लघुकरण करने की शक्तियां दी गई। किसको? तो राष्ट्रपति महोदय को दी गई है। राष्ट्रपति महोदय को सिविल के साथ साथ, सिविल मतलब सामान्य लोगों के साथ साथ, सैन्य अदालत ने अगर कोई फैसला सुनाया है तो उसमें भी ये छूट प्रदान किया गया। किसको? तो राष्ट्रपति महोदय को। उसमें भी वो क्या कर सकते हैं, अपना फैसला ले सकते हैं। लेकिन राज्यपाल महोदय जो होते हैं वो केवल और केवल सिविल मामलों पर ले सकते हैं और सैन्य मामलों पर उनको शक्तियां नहीं दी गई है। ऐसा सभी मामलों में किसी भी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के लिए किया जा सकता है, जहां दंड या दंडादेश सेना न्यायालय, कोर्ट मार्शल के माध्यम से दिया गया हो या किसी भी कोर्ट के माध्यम से दिया गया हो। मृत्यु दंड भी है तो भी क्या कर सकते हैं राष्ट्रपति महोदय, उसको कम कर सकते हैं, उस सजा को बदल सकते हैं। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति जी की ये विवेकाधीन शक्तियां नहीं होती हैं, उनको मंत्रिमंडल के सलाह से ही इस पर फैसला लेना होता है। दूसरा, न्यायालय में राष्ट्रपति जी के फैसले का पुनरावलोकन किया जा सकता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। सुप्रीम कोर्ट में, न्यायालय में राष्ट्रपति जी ने फैसला लिया है अगर क्षमादान करने की या किसी को दंड को कम करने की, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उसका न्यायिक समीक्षा कर सकता है। तो इसको जरा ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, प्राविलंबन, विराम या परिहार करने के अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। वह राज्य की कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आने वाले किसी विषय पर किसी के भी विरुद्ध किसी भी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए किसी व्यक्ति के लिए किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा किसी राज्य का राज्यपाल न्यूनतम 14 वर्ष की सजा काटने के पूर्व भी किसी बंदी को मृत्युदंड के लिए प्रतिशिक्षित बंदी सहित क्षमादान प्रदान कर सकता है राज्यपाल महोदय। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का दायरा अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से अधिक व्यापक है, क्योंकि राष्ट्रपति जी सैन्य न्यायालय के मामलों पर भी फैसला ले सकते हैं, राज्यपाल महोदय नहीं ले सकते। आपको लग रहा होगा ना, ये सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ रहा हूँ मैं, ये पीटी में डायरेक्ट स्टेटमेंट डाला जाता है कि राष्ट्रपति का जो क्षमादान की शक्तियाँ हैं आर्टिकल 72 के तहत, वो आर्टिकल 161 से ज़्यादा व्यापक है। यही पूछ लेगा एक लाइन का स्टेटमेंट, सही है या गलत। अब वहीं पर आप चिंतन में बैठ जाएंगे कि ये सही है या गलत। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यही तो वो पॉलिटी के पीटी फैक्ट भी है जो यहाँ से आपके सवाल पूछे जाते हैं। आर्टिकल 161 ही पूछ लेगा आपसे, बताइए क्या है। आर्टिकल 72 ही पूछ लेगा क्या है, क्योंकि चर्चा में अभी पूछ सकता है आपसे। अगला देखिए क्या है, परिहार की संवैधानिक शक्ति क्या है। तो सीआरपीसी के तहत भी बोला गया है कि हम उसके सज़ा का कुछ हिस्सों को, जैसे मान लीजिए 10 साल का सज़ा मिला हुआ है तो 2 साल पहले उसको छोड़ देंगे। या धारा 432 के तहत समुचित सरकार किसी दंड का पूरी तरह से या आंशिक रूप से शर्तों के साथ शर्त रहित निलंबन या परिहार कर सकती है सरकार। शर्तों के साथ और शर्त रहित, इस मामले में शर्त रहित इनको परिहार प्रदान किया गया था। लेकिन आपको पता है, जब इनके परिहार की बात सीबीआई के समक्ष उठाई गई थी, अब सीबीआई कहाँ से आ गई इसमें? सीबीआई ने ही जांच किया था दरअसल में इस बिल के इस मामलों का, और बहुत ही जघन्य मामला था। तो सीबीआई ने बोला था कि इनको नहीं छोड़ा जाना चाहिए क्योंकि समाज में गलत मैसेज जाएगा। इसलिए गृह मंत्रालय से भी पूछा गया था, गृह मंत्रालय ने हरी झंडी दी थी। उसके बाद फिर गुजरात सरकार ने इसको रिहा कर दिया था। तो आईपीसी सीआरपीसी मत ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रपति राज्यपाल के क्षमादान की शक्तियों को ध्यान में रखिएगा। और ये जो टर्मिनोलॉजी यूज किया गया था, इनजस्टिस, एक्सेप्शनलिज्म, है ना, असाधारण तरीके का न्याय, इस पर आपसे सवाल पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी ये आर्टिकल यहीं तक था। अगले न्यूज़ पर हम लोग चलते हैं।
अगला देखिए क्या है, स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड आपको पता ही है कि हर साल जारी किया जाता है, उसमें इस बार भी जारी कर दिया गया है। और कौन सा शहर टॉप पर रहेगा, तो रैंक 1 तो फिक्स कर लिया इंदौर ने, कोई टक्कर में उसके आता ही नहीं उसके अगल बगल में। इंदौर क्यों साफ है भाई, इंदौर के लोगों के कारण से साफ है। आपका शहर क्यों गंदा है, आपके शहर के लोगों के कारण से गंदा है। दिल्ली क्यों गंदा है, दिल्ली के शहर के लोगों के कारण से गंदा है। देखिए यहाँ पर क्या है, इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, ग्रेटर विशाखापत्तनम, भोपाल। और राज्यों में सबसे टॉप पर कौन सा राज्य है, इस बार एमपी पिछड़ गया। पहले स्थान पर कौन सा राज्य आ गया है, तो महाराष्ट्र राज्य आ गया है। स्वच्छता के मामले में महाराष्ट्र, पूरा देश राष्ट्र है, एक राज्य महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र राष्ट्र जो है महाराष्ट्र वो पहले स्थान पर आ गया। दूसरे पर एमपी, तीसरे पर छत्तीसगढ़, चौथे पर उड़ीसा, पांचवें पर तेलंगाना। बिहार को मत ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, वो नीचे रहता है। यहाँ से लिस्ट जाएगा न्यूज़पेपर के नीचे चला जाएगा, है ना, तो वो नीचे रहते हैं हम अक्सर। स्वच्छता वक्षता हमारे लिए ज़्यादा मायने नहीं रखती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कटाक्ष करना चाहिए। सूरत, गुजरात, इंदौर इन मध्य प्रदेश देख ही रहे हैं टॉप पर है। नवी मुंबई और ये सब टॉप पर हैं। और उसके बाद से क्या है, और कुछ राज्यों का अगर मैं रैंकिंग आपको बताऊं तो देखिए, छठे पर आंध्र प्रदेश है, सातवें पर पंजाब है, आठवें पर गुजरात है, नौवें पर यूपी, 10वें पर तमिलनाडु, 11 पर सिक्किम, 12 पर कर्नाटक, 13 पर कर्नाटक के बाद से गोवा है, 14 पर हरियाणा और 15वें रैंक पर हम बैठे हुए हैं। कौन, तो बिहार। एक चीज़ और आपको कन्फ्यूजन वाला चीज़ बताऊँ, 1 लाख से कम आबादी में पटना, लेकिन ये छत्तीसगढ़ में है, वो टॉप 3 में शामिल है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1 लाख से कम आबादी में ससवद है, और उसके बाद से लोनावला है, उसके बाद से पटना है। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, अगला बढ़िए, गंगा किनारे वाले शहरों में टॉप पर कौन है, तो बनारस और प्रयागराज, ये गंगा किनारे वाले टॉप पर हैं। उसके बाद से छत्तीसगढ़ वॉन द अवार्ड फॉर सेफेस्ट सिटी फॉर सैनिटेशन वर्कर। सेफ सिटी में अगर हम लोग आएंगे तो चंडीगढ़ जो है वो साफ़ सफाई करने वाले लोगों में सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है। सैनिटेशन वर्कर का मतलब होता है जो स्वच्छता का काम करते हैं, उनके लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है, तो चंडीगढ़ उनके लिए सुरक्षित शहर है। कंटोनमेंट में मऊ कंटोनमेंट बोर्ड इन मध्य प्रदेश जो है वो टॉप पर रहा है, तो इसको ज़रा ध्यान रखिएगा, पीटी फैक्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट। अब जरा इसके बारे में देख लेते कौन जारी करता है कौन नहीं, वो थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। इसको शुरू किया गया था 2016 ईस्वी से। यह दुनिया का सबसे बड़ा शहरी सफाई और स्वच्छता सर्वेक्षण है। दुनिया में इससे बड़ा सर्वेक्षण नहीं होता है। यह कस्बों और शहरों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देने में सहायक रहा है। नागरिकों को उनकी सेवा वितरण में सुधार किया जा सके, स्वच्छ शहरों का निर्माण किया जा सके। यह स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत आयोजित किया जाता है। अर्बन मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय जो है, हरदीप सिंह पुरी जिसके मंत्री हैं, वही जारी करती है इस रैंकिंग को। उद्देश्य इस स्वच्छ सर्वेक्षण का प्राथमिक लक्ष्य बड़े पैमाने पर नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना, कस्बों शहरों को रहने लायक बेहतर स्थान बनाने में मिलकर काम करने में महत्व के बारे में समाज के सभी वर्गों को जागरूकता पैदा करना है। नोडल मंत्रालय आपको पता ही है कौन सा है, तो वही शहरी आवास मंत्रालय है। अगला टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है आपके लिए। अगला टॉपिक है इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस कॉल फॉर प्रोटेक्टिंग दिल्ली मॉस्क। आपको सुनहरी मस्जिद के बारे में मैंने बताया था, तो इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस, अब ये किस सीरिया का नाम है भाई, IHC, इसके बारे में बताऊंगा आपको। बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है ये, और कब स्थापित हुआ था ये सब आपको जानना चाहिए। इसने बोला है कि दिल्ली की जो सुनहरी मस्जिद है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए और उसको तोड़ना नहीं चाहिए। कुछ दिन पहले मैंने आपको सुनहरी मस्जिद के बारे में बताया था कि ये लुटियंस में स्थित है, चौराहे पर स्थित है, जिसके कारण से जाम लग जाता है सुनहरी मस्जिद के कारण से। और इसमें हसरत मोहानी, स्वतंत्रता सेनानी और संविधान सभा के सदस्य हसरत मोहानी जी का यहाँ पर दफनाया भी गया है उनको। तो इसको हटाने की बात कौन कर रहा है, तो न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने लोगों से सुझाव मांगा कि क्या इसको हटा देना चाहिए। अब सुझाव तो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, सुझाव क्या दिया है लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने बोला होगा कि हटा देना चाहिए, कोई बात नहीं, हो सकता है अपनी अपनी राय। तो इसको लेकर इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस, अब ये एक संस्था है, बहुत ही प्रेस्टिजियस संस्था है, बहुत ही मतलब कि जानी मानी संस्था है, इसने बोला है कि इसको नहीं हटाना चाहिए। तो इस संस्था के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये संस्था आखिरकार है क्या, और इसके बारे में पूछ सकता है आपसे पीटी में ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए बन सकता है। ओके, देखिए वर्ष 1935 ईस्वी में भारतीय इतिहास संशोधक मंडल द्वारा अपनी रजत जयंती मनाने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस का आयोजन किया गया था। उसी के बाद इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस की स्थापना हुई थी। जैसे इंडियन साइंस कांग्रेस है, उसकी स्थापना कब हुई आप मुझे बताएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था इंडियन साइंस कांग्रेस, इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस, ये पुरानी संस्थाएं हैं, धड़ल्ले से इसके बारे में पीटी में सवाल पूछे जाते हैं।
आईएचसी की भूमिका क्या है? तो भारत में उत्पादित इतिहास के कार्यों के मानकों को विनियमित करना। इतिहास पर जो भारत में कार्य होते हैं उनके लिए मानक डिसाइड करता है कहीं ना कहीं आईएचसी। निष्पक्ष व सरगर्भित इतिहास को बढ़ावा देना। ऐसा इतिहास नहीं होना चाहिए कि लेफ्ट विंग का प्रभाव है, राइट विंग का प्रभाव है। इतिहास इतिहास होना चाहिए, चश्मे से देखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए उसको। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई लेफ्ट विंग के चश्मों से पूरा इतिहास देखा जा रहा है, जिसमें पूरे भारत को बस एक ही चीज़ दिखाया जाता है कि भारत पर बस आक्रमण होता था और भारत में कुछ नहीं हुआ, बस भारत पर आक्रमण हुआ। सिकंदर का आक्रमण से शुरू करके और अंग्रेज़ों के भारत में आने तक बस लिख देते हैं। उसे भारतीय तत्व का कहीं ना कहीं अभाव पाया जाता है। वहीं राइट विंग के जो हिस्टोरियन होते हैं वो क्या करते हैं, चारों तरफ केवल तारीफ ही तारीफ, तारीफ ही तारीफ, और उसमें खामियों को रखते ही नहीं हैं। और रामशरण शर्मा किस में आते हैं? तो लेफ्ट विंग में आते हैं। बेगूसराय बिहार के रामशरण शर्मा, जिन्होंने 11वीं की एंशिएंट हिस्ट्री लिखी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब कि विचारधारा से प्रभावित इतिहास नहीं होना चाहिए। ओके, पक्षपात और राजनीति से रहित निष्पक्ष और वैज्ञानिक इतिहास के प्रतिबद्धता होना चाहिए। वैज्ञानिक इतिहास होना चाहिए भाई, साक्ष्य के आधार पर हमें इतिहास को लिखना चाहिए। इसने ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों की सुरक्षा, उनके संरक्षण में सरकार व भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की भूमिका के संबंध में महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया। 1946 में इसने शोधकर्ताओं को अभिलेखागार तक पहुंचने की अनुमति देने के लिए सरकार से याचिका की थी, जिसने स्कूल कॉलेज में पढ़ाए जाने वाले इतिहास से भी जुड़ना शुरू किया। 1948 में इसने देश भर के विश्वविद्यालय और कॉलेज में पाठ्यक्रम में योगदान देने का संकल्प लिया। तब से देश भर के विश्वविद्यालय, कॉलेज, इन सभी जगहों पर जो हिस्ट्री का सिलेबस आप देखते हैं उसमें बड़ी भूमिका अदा करता है कौन? तो इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस। किस तरह का होना चाहिए, क्या उसे पढ़ाया जाना चाहिए, क्या नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, ये सब चीज़ें डिसाइड की जाती है आईएचसी के द्वारा। सलाहकार है ये, मुख्य रूप से सलाह देने का काम करती है। इसके अंदर पावर थोड़ी ना है कि ये डिसाइड कर दे हर चीज़ अपनी तरफ से, काम जरूर करती है इतिहास को लेकर। तो इस बॉडी के बारे में ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बॉडी है ये और बहुत पुरानी है। 1935 ईस्वी में बनाया गया था। आप सोच सकते हैं कितना पुराना हो गया ये, है ना। तो इसके बारे में ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगले टॉपिक पर चलें हम लोग। देखिए अगला न्यूज़ क्या है। अगला न्यूज़ है भारत और यूएस ट्रेड पर बात करने वाले हैं। भारत और अमेरिका, जैसे कनाडा होता है ना वैसे अमेरिका, बात करने वाले हैं ट्रेड को लेकर, ट्रेड पॉलिसी लेकर। अब इसमें कुछ मुद्दे हैं जैसे जीएसपी। अब ये किस चिड़िया का नाम है भाई? ये इंपॉर्टेंट चिड़िया हैं, हाँ सच बता रहा हूँ, ये सच में इंपॉर्टेंट है, आपको बताऊंगा मैं इसके बारे में। उसके बाद से लैपटॉप इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम, ये दो चीज़ अभी मुख्य रूप से हॉट टॉपिक बने हुए हैं भारत और अमेरिका के बीच में व्यापारिक संबंधों को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप नाम के एक महान व्यक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे कुछ साल पहले। उन्होंने 2019 ईस्वी में क्या किया, फिर से बन सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप 2024 के बाद। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, पूरी संभावना है बनने की। उन्होंने क्या किया, जीएसपी को रद्द कर दिया। जीएसपी भारत को मिला हुआ था। क्या है ये? जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। प्रेफरेंस का हिंदी क्या होता है भाई? कि आपको थोड़ी सी वरीयता दी जाएगी, ठीक है। इसको उन्होंने भारत के लिए रद्द कर दिया। अब इसके तहत होता क्या था कि भारत को यूएस एक लीस्ट डेवलप्ड कंट्री के तौर पर मान्यता देता था, जहां से आने वाले उत्पादों के ऊपर में थोड़ी सी छूट दी जाती थी। अमेरिका में जब हम उत्पाद अपने भेजते थे, सामान भेजते थे, तो उसमें हमें थोड़ी सी छूट मिलती थी। इस छूट के कारण से क्या होता था, भारतीय सामान निर्बाध तरीके से अमेरिका में जा सकते थे। डोनाल्ड ट्रंप जी ने क्या बोला कि भारत विकासशील नहीं रहा है, अब विकसित हो गया है, उसकी इकोनॉमी को हम जीएसपी में छूट देना बंद कर रहे हैं, और उन्होंने 2019 ईस्वी में इसको बंद कर दिया। लेकिन बांग्लादेश को जीएसपी प्राप्त है, इसके कारण से बांग्लादेश का सामान तो निर्बाध तरीके से आवाजाही हो रहा है, कहाँ पर? तो अमेरिका में। जिसके कारण से क्या हो रहा है कि भारत के जो टेक्सटाइल उद्योग हैं, अब चीज़ों को जोड़ना शुरू कीजिए। कल मैंने टेक्सटाइल उद्योग की थोड़ी सी चर्चा की थी, मैंने बताया था कि उसके समक्ष संकट खड़ा हो रहा है। तो भारत के टेक्सटाइल उद्योग हैं या भारत के और भी जो उद्योग हैं, उनको बांग्लादेश जैसे देशों से चुनौती मिल रही है, वियतनाम जैसे देशों से चुनौती मिलनी शुरू हो गई। कहाँ पर? अमेरिका के बाज़ार में। इसी तरीके से वियतनाम ने यूरोपियन यूनियन के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया, जिससे हमें थोड़ी सी दिक्कत होनी शुरू हो गई। तो जीएसपी पर अब बातचीत हम लोग फिर से कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जी की सरकार तो अभी है नहीं, अभी जो बाइडेन जी हैं, तो उनसे बातचीत कर रहे हैं कि हम लोग जीएसपी को किसी तरह से फिर से बहाल किया जाए। तो जीएसपी के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। बाकी भारत भी क्या करता है, तो लैपटॉप इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम को अपनाया हुआ है, जिसके तहत यूएस से या बाहर से आने वाले जो लैपटॉप और गैजेट्स हैं, उन पर थोड़ी सी प्रतिबंध लगाता है भारत।
India has even clarified that it will not impose restriction on laptop import. The US continue to raise question. और US भारत बोलता है कि हम ठीक है, हम नहीं ऐसा हम कंट्रोल लगा रहे हैं आप लोगों के लैपटॉप पर, लेकिन फिर भी US जो है वो हमें बार बार बोलता है कि लैपटॉप इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम जो आपने बनाया हुआ है उसको ख़त्म कीजिए। तो पहले आज GSP को समझ लीजिए, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वहाँ से PT में पूछे जाने की संभावना बनती है ना। क्या है GSP? तो GSP विकसित देशों, प्राथमिकता देने वाले या दाता देश द्वारा, विकासशील प्राथमिकता प्राप्त करता है लाभार्थी देश। हम लाभार्थी हैं, वो दाता हैं, हम लेता हैं, मतलब हम लेने वाले लोग हैं, वो देने वाले लोग हैं, के लिए विस्तारित एक अधिमान्य प्रणाली है। 1974 के ट्रेड एक्ट के तहत 1976 में शुरू की गई GSP व्यवस्था के अंतर्गत विकासशील देशों को अमेरिका को निर्यात की गई कुछ सूचीबद्ध वस्तुओं पर करों से छूट मिलती है। अब इस कर के छूट मिलने से क्या होता है, हमारे सामान थोड़े से सस्ते हो जाते हैं। ठीक है। GSP अमेरिका की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी व्यापार तरजीह बिजनेस प्रेफरेंस योजना है, जिसका उद्देश्य हजारों उत्पाद को आयात शुल्क में छूट देकर विकासशील देशों को आर्थिक विकास में मदद करना इसका मुख्य लक्ष्य रहा है। वीडियो आज का थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि डिटेल है। इस प्रणाली के तहत विकासशील देशों को विकसित देशों के बाजार में कुछ शर्तों के साथ न्यूनतम शुल्क या शुल्क मुक्त प्रवेश मिलता है। हमें थोड़ा सा पैसा कम लगता है हमारे सामानों पर, और ड्यूटी वगैरह कम हो जाती है, टैक्स वगैरह कम हो जाता है। क्या होगा, अब कोई सामान यूरोप से जा रहा है, किसी ब्रिटेन से, ब्रिटेन डेवलप कंट्री हो गया, तो यहाँ से सामान जा रहा है 100 रुपये का, है ना। कोई सामान ब्रिटेन से गया 100 रुपये का, उस पर मान लीजिए 10 रुपये टैक्स लग गया, तो 110 का बिकेगा वो अमेरिका में। भारत से कोई सामान गया 100 रुपये का, उस पर कोई टैक्स नहीं लगा, तो उस पर 100 रुपये का बिकेगा अमेरिका में। कौन सा सामान खरीदेंगे अमेरिका के लोग? 100 रुपये वाला खरीदेंगे। ठीक है। नामित लाभार्थी विकासशील देशों के लगभग 30 से 40% उत्पादों के लिए वरीयता शुल्क मुक्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। भारत से जितने उत्पाद जा रहे हैं उसके 30 से 40% उत्पादों को GSP के तहत छूट प्राप्त था पहले, जिससे हम भारी संख्या में वहाँ पर एक्सपोर्ट करते थे। भारत भी एक लाभार्थी विकासशील देश है। देखो होता क्या है, जहाँ पर हमें लाभ मिल रहा होता है वहाँ पर हम बोलते हैं कि हम बहुत गरीब हैं, हम विकासशील देश, हमें लाभ दे दो। जहाँ पर हमें आंख दिखाना तो वहाँ पर बोलते हैं हम इंडिया हैं, हमें UN सिक्योरिटी काउंसिल में सीट चाहिए, हम दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी हो गए, हम अमीर हो गए हैं, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है दुनिया में। तो इसी तरीके से हमें काम निकलवाना पड़ता है, जगह जगह पर अपना बात अलग करके। ऑस्ट्रेलिया, बेलारूस, कनाडा, यूरोपीय संघ, आयरलैंड, जापान, कजाकिस्तान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, रूसी संघ, स्विट्जरलैंड, तुर्की अमेरिका को GSP प्राथमिकता देने वाले देशों में प्रमुख है। GSP को 1 जनवरी 1976 को अमेरिका ट्रेड एक्ट 1974 के तहत शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दुनिया भर के विकासशील बाजारों को सहारा देना था और सहारा दिया भी जा रहा है। इस कार्यक्रम भारत सहित 121 देशों को शामिल किया गया है। सरल शब्दों में कहें तो अमेरिका कुछ देशों से आयात होने वाली वस्तुओं पर ड्यूटी नहीं लगाता है। बार बार एक ही चीज़ बता रहा हूँ मैं, अभी आपको समझ तो गए ही होंगे आप, है ना। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। GSP पता चल गया कब से लागू हुआ, 1976 से लागू हुआ। भारत सहित 121 देशों के लिए लागू था, लेकिन भारत को बाहर कर दिया डोनाल्ड ट्रंप महोदय ने, है ना। अब भारत और GSP के थोड़ा सा आंकड़े भी देख लीजिए, उसके बाद हम लोग राष्ट्रीय गोकुल मिशन को पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे वो भी मैं दिखाऊंगा। देखिए क्या है, भारत और GSP का सबसे बड़ा लाभार्थी है, जिससे 17, 18 में $19 करोड़ का फायदा हुआ था। $19 करोड़ हम लोगों ने अमेरिका से लेके आ गए अपने देश में। GSP के तहत भारत ने $5.6 अरब का निर्यात किया था, जो कुल निर्यात का 11% है। और इसी पर 2019 में देखिए ट्रंप महोदय की राजनीति थी अमेरिका फर्स्ट की नीति। तो अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत उन्होंने भारत और चीन दोनों के सामानों पर से GSP और इस तरह की चीज़ों को ख़त्म कर दिया था। ठीक है। GSP के तहत 3700 उत्पादों को छूट मिली हुई थी, परंतु भारत केवल 1900 उत्पादों का निर्यात करता है। अब तो वो भी बंद हो गया है और फिर से चालू होने की उम्मीद है। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या, भारत का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज, भारत का सबसे बड़ा नदी पुल कौन सा है? तो असम में है ना। और सदिया से धुबरी वाला है असम में, बीरेन हजारिका ऐसे ही करके कुछ नाम, हजारिका पुल बना हुआ है असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर। वो नदी ब्रिज है, ये सी ब्रिज है, 22 किलोमीटर लंबा बनाया गया है। नवी मुंबई को मुंबई से जोड़ा जाता है। इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा। देखिएगा इसको क्या नाम दिया गया, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, ये अटल सेतु नाम दिया गया इसको, और प्रधानमंत्री महोदय ने इसका उद्घाटन किया है। तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। सेवरी से जोड़ा जाएगा इसको, और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है मेनलैंड में, उसको जोड़ा जाएगा। बस इसको इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा कहाँ से कहाँ तक है। मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ेगा, और मुंबई में बनाया गया सी ब्रिज है, ये लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है भारत का, नदी ब्रिज नहीं है। और 2200 करोड़ करीब में लगा है इसको बनाने में, 22,000 करोड़ है, 21,000 करोड़, 21,200 करोड़ लगा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार यही पूछ लेता है किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो ये लॉन्गेस्ट ब्रिज है भारत का,
मुंबई में मना है। अगला न्यूज़ देखिए क्या है। ममता बनर्जी जी ने मांग की है कि गंगा सागर फेस्टिवल जो है ये कहाँ पर होता है, तो पश्चिम बंगाल में होता है। इसको राष्ट्रीय फेस्टिवल का दर्जा देने की मांग की गई है। किसके द्वारा, तो ममता बनर्जी जी के द्वारा मांग की गई है। डिस्क्राइबिंग द गंगा सागर मेला एज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिलीजियस, वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने बोला प्राइम मिनिस्टर को कि इसको क्या करना है आपको, तो नेशनल फेयर के तौर पर इसको दर्जा दे दीजिए। दुनिया के सबसे बड़े संगम में से एक होता है ये, मकर संक्रांति पर हर साल होता है। कहाँ पर, तो गंगा सागर में ही आयोजित किया जाता है। और कहाँ पर है ये, तो ये पश्चिम बंगाल कोलकाता में है। तो इस मेला के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अगला न्यूज़ क्या है, तो भारत का सबसे बड़ा गाय के लिए क्या बनकर तैयार हो गया है, तो विथ फर्स्ट सेंट्रली फाउंडेड को सेंचुरी, गायों के लिए सेंचुरी बनकर तैयार हो गया है। और जो स्ट्रीट पर गाय रहती हैं उन सभी को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाएगा। 5000 कैटल इसमें एक साथ रह सकते हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत इसको तैयार किया गया है। और कहाँ पर बनाया गया, तो मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में इसको बनाया गया है। तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अब मैं आपको राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ना कि ये पीटी फैक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा आपसे पूछ सकता है। तो मुजफ्फरनगर यूपी में इसको तैयार किया गया है, इसको बस ध्यान में रख लीजिएगा। ओके, चलिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में आपको बताता हूँ। इसको देखिए 2014 में ही शुरू किया गया था, 10 साल हो गए लगभग। स्वदेशी गोजनित नस्लों, जो देश में इंडिजिनस कौ के नस्ल होते हैं, है ना, उनको संरक्षित करने के लिए इसको शुरू किया गया था। इस योजना में 2400 करोड़ रुपये बजट प्रव्यय के साथ 2021 से 2026 तक एक छत्र योजना राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना के तहत भी जारी किया गया है। नोडल मंत्रालय है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय जो है वही इसका नोडल मंत्रालय है। उद्देश्य क्या है इसका, उन्नत तकनीकों का उपयोग करके गोवंश की उत्पादकता व दूध उत्पादन को अस्थायी रूप से बढ़ाना, प्रजनन उद्देश्यों के लिए उच्च अनुवांशिक योग्यता वाले बैलों के उपयोग को बढ़ावा देना, प्रजनन नेटवर्क को मजबूत करना, किसानों तथा कृत्रिम गौधान सेवाओं की डिलीवरी के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान कवरेज को बढ़ाना, वैज्ञानिक और समग्र तरीके से स्वदेशी मवेशी भैंस पालन और संरक्षण को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय गोकुल संबंधी समस्याएं क्या क्या हो रही हैं, तो पहला तो है कि गिर प्रजाति की गाय को प्रमुखता दिया गया है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन 2014 में की गई थी। आरंभ में यह विभिन्न स्वदेशी गोजातीय किस्मों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले शुक्राणु पर शोध और विकास के लिए डिजाइन किया गया था, किंतु इस मिशन ने मुख्य रूप से गिर गायों पर ध्यान केंद्रित किया, अन्य नस्ल पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया। गिर प्रजाति गाय को प्राथमिकता दिए जाने के प्रमुख कारण दूध उत्पादन विभिन्न क्षेत्रों के लिए उनकी अनुकूलता है, इसलिए पहले उसको ही पर केवल प्राथमिकता दी गई थी। इसमें पशुधन संख्या पर प्रभाव पड़ा है। 2019 में की गई पशुधन जनगणना के अनुसार 2013 के बाद से शुद्ध नस्ल की गिर गायों में 70% की वृद्धि देखी गई है। इसके विपरीत साहिवाल व हरियाणा जैसी अन्य स्वदेशी नस्लों में समान वृद्धि नहीं हुई है, और कुछ नस्ल की संख्या में तो गिरावट भी दर्ज की गई है। यानी कि हमने संरक्षण के उपाय केवल कुछ नस्लों तक सीमित रखा, ये कहीं न कहीं खामी है इसका। स्वदेशी गिर नस्ल की गायों से संबंधित मुद्दे कौन से हैं, वर्गीकृत गिर गायों का असंगत प्रदर्शन रहा है इनका, कि मतलब इनको संरक्षित तो किया जा रहा है लेकिन इनके दूध उत्पादन में और इनसे जो उत्पाद मिलता है उसमें हमें ज़्यादा वृद्धि नहीं दिखता है। और कुछ विशेष परिस्थिति में ही गिर नस्ल की गाय जो है होती हैं वो काम कर पाती है, बाकी जगहों पर ये काम नहीं कर पाती है सही से। इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा और मुख्य रूप से इस मिशन को ध्यान में रखिए। और मुजफ्फरपुर नगर में बनाया गया है उत्तर प्रदेश, उसको ध्यान में रखिए। बाकी राष्ट्रीय गोकुल मिशन 10 साल पुराना है तो पूछा तो नहीं जाएगा आपके पीटी मेंस में, ये ज़रूर पूछा जाएगा कहाँ पर बनाया गया है। और आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन यहीं तक था। कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।